सिंध में कैनाल्स के ख़िलाफ़ और कॉरपोरेट फार्मिंग के ख़िलाफ़ जो एक वसीतर और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पीपल्स मूवमेंट, अवामी मज़ाहमती पुरअमन तहरीक चल रही है, ज़ाहिर है कि उसने अब इक़्तिदार के ऐवानों को और मुल्क भर के लोगों के शऊर और ज़मीर पर दस्तक दी है। आज की इस नशिस्त में मैं एक ख़ास तनाजुर में कुछ हक़ाइक़ पेश करूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे इस्लामाबाद और लाहौर से दोस्तों ने कहा कि पंजाब के अंदर बहुत लोग हक़ाइक़ को नहीं जानते, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं करता और एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप भी है। तो आज की इस नशिस्त में मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिंध का एक पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूँ कि जो सिंध और पंजाब का पानी के मसले पर तनाज़ा है और पंजाब के हुक्मरान तबके की जो हठ धर्मी है, उसकी जो एक बड़ी तारीख है, और सिंध ने उसके नतीजे में क्या नताइज भुगते हैं, और सिंध ज़ाहिर है कि अब तक एक बहुत बुरी सूरत हाल में है पानी के हवाले से, और पानी का मतलब हमारी सारी मईशत का एक पूरा बैकबोन है। आप सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1843 में सिंध को फतह कर लिया था, कब्जा कर लिया था सिंध पर, और 4 सालों के बाद 1847 में, यानी पंजाब पर कब्जा करने से 2 साल पहले 1847 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया था, और सिंध जो एक अंग्रेज दौर से पहले एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन की हैसियत थी, वो अंग्रेज कॉलोनियल दौर में ख़त्म हो चुकी थी, की गई थी। 1857 के बाद जब बरतानवी पार्लियामेंट ने टेक ओवर किया हिंदुस्तान को, पहले कंपनी की हुकूमत थी, तो हिंदुस्तान में जिस तरह बहुत से कॉलोनियल मंसूबे और शुरू हुए, तो इसी तरह इरिगेशन के शोबे में भी उस जमाने में काम शुरू हुए, और सिंध और पंजाब के दरमियान जो एक तारीखी तनाज़ा है, डिस्प्यूट है, और सिंध चूंकि लोअर रैपेरियन है, तो जाहिर है कि वो सिंध के सारे मंसूबे सिंध के खिलाफ ही गए। मैं आज की नशिस्त में आपको एक मुख्तसर अल्फाज में उसकी तारीख बता रहा हूं। 1859 में अपर बारी दोआब कैनाल का मंसूबा बनाया गया। अब जाहिर है कि मैं जब बता रहा हूं कि ये 1859, तो इसका मतलब कि सिंध कॉलोनियल हिंदुस्तान में एक खुद मुख्तार वहदत के तौर पर, या खुद मुख्तार वतन के तौर पर, या खुद मुख्तार सूबे के तौर पर भी मौजूद नहीं था। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा बनाया गया था, एक कमिश्नरेट की सूरत में, और वो मंसूबा बहुत नाजायज था। जाहिर है कि अपर रायपेरियन, आप सब जानते हैं कि दुनिया में जहां जहां मुश्तरका पानी होते हैं, पूरी दुनिया में, उसका एक मुसल्लमा उसूल है कि मुश्तरका पानी में अपर रायपेरियन लोअर रायपेरियन की मर्जी के बगैर, उनके लीगल कंसेंट के बगैर, उनके मफादात के खिलाफ कोई मंसूबा पानी को जमा करने का, पानी को डाइवर्ट करने का, और कैनाल्स निकालने का, डैम्स बनाने का, बैराज बनाने का अपर रायपेरियन नहीं कर सकता लोअर रायपेरियन की मर्जी के बगैर। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 1859 से। इसी तरह 1882 में सिरहंद कैनाल बना, जो भी सिंध के खिलाफ था, और पानी जो मुश्तरका पानी था, बगैर किसी उसूल तय किए हुए, बगैर किसी तस्फिये के, बगैर किसी पानी का शेयर मुख्तस किए हुए, यह कैनाल्स का सिलसिला शुरू हुआ। 1892 में लोअर चनाब कैनाल बनाया गया, ये उसी का तसलसल था। इसी तरह लोअर जहलम जो एक कैनाल था, वो 1914 में, यानी 110 साल पहले ये उस जमाने में बनाया गया था। 1915 में भी 3 कैनाल्स का मंसूबा बनाया गया, जिस पर बड़ा डिस्प्यूट हुआ, और गो के सिंध उस वक्त भी अपनी किसी भी खुद मुख्तार हैसियत में नहीं था।
लेकिन सिंध के लोग एतराज करते रहे। बहरहाल सिंध में जो भी एक इंतजामी सूरत हाल थी, सिंध ने इन तमाम कैनाल्स पर इस पर बहुत लिटरेचर मौजूद है, बहुत रिकॉर्ड है ऑफिशियल। तो 1915 में जो 3 कैनाल बनाए गए, अपर जहलम, अपर चनाब कैनाल और लोअर बारी दोआब, ये कैनाल का मंसूबा 3 कैनाल का, जिस पर बहुत डिस्प्यूट हुआ। 1900 अब सिंध ने जब शिकायत की ब्रिटिश दौर में कि ये मुसलसल सिंध की मर्जी के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर, यानी सिंध के लोगों के कंसेंट के बगैर और उसके मफादात के खिलाफ अपर रायपेरियन एक लामुतनाही सिलसिला है कैनाल्स का जो बनाया जा रहा है, और नतीजे में जाहिर है कि सिंध ने उसको भुगतना शुरू किया। 1919 में इस हवाले से कॉटन कमीशन बना और अंग्रेज दौर में सिंध की शिकायत पर। इसी तरह 1935 में एंडरसन कमीशन बना ब्रिटिश टाइम में। 1945 में सिंध पंजाब इन तमाम मंसूबों के तनाजुर में और सिंध पंजाब के डिस्प्यूट के तनाजुर में 1945 में सिंध और पंजाब के दरमियान, चूंकि 45 तक सिंध सूबा बन चुका था, आप जानते हैं कि फर्स्ट 1935 इंडिया एक्ट के तहत सिंध को फिर बॉम्बे से जुदा करके एक सूबे की हैसियत दी गई और एक आईनी वहदत सूबा सिंध बन गया, और वो 1 अप्रैल 1936 को बना था। तो 1945 में फिर सिंध की शिकायत, मुसलसल शिकायत और जो करस्पॉन्डेंस थी ब्रिटिश दौर में, डॉक्टर अब्दुल वहाब बड़े एक मोतबर इंजीनियर रहे हैं, उनकी बड़ी किताब है, रसूल पलियो साहब की किताब सिंध पंजाब और डिस्प्यूट है, और बहुत सी किताबें हैं, लिटरेचर है जिसमें ये सब तफसील मौजूद है। 1945 का जो मायदा है जो हुआ, मैं इससे पहले एक और बात बताऊं कि बरतानवी दौर में भी ज्यादती ये हुई कि जितने बड़े मंसूबे थे वो पंजाब में बने और पंजाब ने बनाए, और सिंध में पहला मंसूबा इरिगेशन का वो 1923 में सखर बैराज का बनना शुरू हुआ और 1932 में वो मंसूबा जाकर मुकम्मल हुआ। ये पहला मंसूबा था। मैं यहां ये बात करना चाह रहा हूं, आगे मिसालें दूंगा कि इरिगेशन इसलिए की जाती है, मॉडर्न इरिगेशन का निजाम इसलिए किया जाता है ताकि उन इलाकों की काश्त की सलाहियत बढ़े, पैदावार बढ़े। लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा कि सिंध के साथ ये जुल्म हुआ कि इरिगेशन के निजाम के आने के बाद सिंध की जो सलाहियत थी पैदावार की, वो बतदरीज कम होती गई, क्योंकि अपर रायपेरियन पंजाब में मंसूबे बनते गए, पानी पर डाकाजानी होती गई और कोई उसूल, कोई मामला। तो इस तनाजुर में 1945 में जो सिंध और पंजाब का वाटर तो डिस्प्यूट था, उसकी सेटलमेंट हुई, शेयर्स मुख्तस हुए। लेकिन 2 साल के बाद पाकिस्तान बन गया, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब बना तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ कि कहा यह गया था कि यहां 1940 में कि यहां आजाद और खुद मुख्तार रियासतें होंगी। उस जमाने में सूबों को रियासत कहते थे, वजीर आजम हुआ करते थे सूबों के। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद तो कहा गया कि ऑफिशियल तो ठीक है कि लिखा गया कि वफाकी मुल्क है, लेकिन एक वहदानी तर्ज का मरकजियत पसंद एक निजाम तरतीब दिया गया जिसमें सूबों की हैसियत ही नहीं, और फिर बाद में तो वनी नाफिज हो गया 1955 में, और वो 19 चला 70 तक। तो जैसे ही पाकिस्तान बना तो उस जमाने के इस्टेब्लिशमेंट, उस जमाने की सिविल ब्यूरोक्रेसी, उस जमाने के पंजाब के हुक्मरान तबके ने जो भी पावर स्ट्रक्चर था स्टेट का, उन्होंने 1945 के सिंध पंजाब जो मायदा था उसको नल एंड वॉइड कर दिया। उसको कहा कि अब वो वैलिड नहीं रहा, हालांकि वो एक एग्रीमेंट था। उस सारी सूरत हाल के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, और आप जानते हैं कि अयूब खान के दौर में 1960 में फिर सिंध तास मायदा हुआ। सिंध तास मायदा होने की 2 उसके पर्सपेक्टिव थे। एक तो हिंदुस्तान के साथ हुआ, और आप तस्वर करें कि उस जमाने का जो रूलिंग क्लास था, जो उस जमाने की का पावर स्ट्रक्चर था, जो हुकूमत थी, वो किस कदर मुजरिम थी, और वो लोग किस कदर मुजरिम थे कि 3 दरिया सतलज, रावी और ब्यास हिंदुस्तान को बेच दिए गए। दुनिया में कहीं मिसाल है कि कोई मुल्क अपने दरिया बेच दे,
और एक बात मैं यहां और वाजे कर दूं कि अक्सर लोग समझते हैं कि दरियाए सिंध कोई और चीज है और सतलज, रावी, ब्यास और झेलम और चनाब और ये कोई और दरिया है। ये सब इंडस रिवर सिस्टम, इंडस बेसिन के पानी के निजाम का हिस्सा है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ये तमाम दरिया तो है, लेकिन ये पानी लाकर दरियाए सिंध में आकर जमा होते हैं। इसलिए ये तमाम दरिया जो है वो इंडस का जो बेसिन है, जो पानी का जो पूरा एक निजाम है, ये उसका हिस्सा है। और जाहिर है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम दरियाए सिंध की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। और ये 1945 में तय हुआ था। जो कमीशन बने थे अंग्रेज दौर में, उनमें तय हुआ था कि ये जाहिर है कि मुश्तरका पानी है, इसलिए सिंध के लोगों का पंजाब के उन तमाम दरियाओं के पानी में हिस्सा था, क्योंकि वो दरिया ट्रिब्यूटरीज थे दरियाए सिंध के। ना सिर्फ ये तय हुआ था, बल्कि ये भी तय हुआ था उन कमीशंस के अंदर कि जो जेर जमीन पानी पंजाब के अंदर है वो भी उसी इंडस बेसिन सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए उसमें भी हमारा शेयर है। एक मुश्तरका पानी का निजाम है। लेकिन आप जानते हैं कि अयूब खान के जमाने में 3 दरिया मुजरमाना तौर पर बेच दिए गए, वो जो हमारा मुश्तरका पानी था। और उसके बाद जाहिर है कि पानी की कमी होनी थी, तो उन्होंने उस कमी को कंपेंसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए कहा कि अब तरबेला और मंगला डैम बनाए जाएंगे। और उस जमाने में 1 यूनिट था, 60 में तो फिर सिंध नहीं था। एक गासिबाना दौर है 1 यूनिट का, जिसमें हमारी जमीनें दी गई, अलॉट की गई लोगों को, पंजाब से आकर लोगों को आबाद किया गया सिंध के अंदर, और लाखों एकड़ जमीन दी गई। उसका पूरा रिकॉर्ड प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, हमारे तरक्की पसंद दानिश्वर हैं, उनकी किताब में तमाम अदाद शुमार मौजूद है। मैं यहां तमाम वो डेटा दे नहीं सकता, मेरे टेबल पे है। तो सिंध का वजूद था ही नहीं। 1960 में जब ये दरिया बेच दिए गए, तो मगरबी पाकिस्तान के नाम पर, यानी हमारे दरिया बेच दिए गए, हमारा पानी खत्म हुआ, कम हुआ, और फिर हमारे ही नाम पर जो $900 मिलियन वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया तरबेला और मंगला बनाने के लिए और बाकी मंसूबों के लिए, एक भी मंसूबा उन पैसों से सिंध में नहीं बना। ये तमाम के तमाम पैसे पंजाब में खर्च हुए। जैसे आज वफाकी हुकूमत जो है वो मोटरवेज के नाम पर सब कुछ पंजाब में बना रही है, और हमारा मेन हाईवे है, सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं, सखर और हैदराबाद के दरमियान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। हम पंजाब के खिलाफ नहीं है, पंजाब की तरक्की के खिलाफ नहीं है, पंजाब के अवाम के खिलाफ नहीं है, हम उनकी खुशहाली में खुश हैं। लेकिन तफरीक होगी और वसाइल का इस तरह उसमें इस्तेमाल में यकतरफा एक फैसले होंगे, तो जाहिर है कि फिर वफाक तो एक मुश्तरका घर है, वो चल नहीं पाएगा, और वो चल भी नहीं रहा। तो उस जमाने में वो तमाम मंसूबे पंजाब में बनाए गए, उसके तफसील सारे मौजूद हैं। और उसके बाद भी जब ये, उसका दूसरा पहलू सिंतास मायदे का ये था कि फिर जो इलाके थे वो कि सिंध नहीं था, 1 यूनिट था इस तरफ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर इलाके मौजूद थे, हुदूद मौजूद थी, पानी की ज़रूरियात मौजूद थी। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं इससे पहले भी कि सिंतास मायदे के वक्त पंजाब की जो काबिल काश्त ज़मीन थी वो 2.25 करोड़ एकड़ की थी सलाहियत, अवेलेबल पानी की वजह से। और सिंध की जो ज़मीन थी जो काबिल काश्त, वो 1 करोड़ 30-34 लाख एकड़ थी। आज क्या सूरत हाल है? आज ये सूरत हाल है कि पंजाब की काबिल काश्त ज़मीन 3.25 करोड़ एकड़ है, यानी 2 करोड़ एकड़ ज़मीन मजीद आबाद की गई उसी पानी से जिस पानी को चुराया गया मुश्तरका पानी से, और सिंध को महरूम रखा गया। और सिंध की सूरत हाल क्या है कि सिंध जो 1960 में 1 करोड़ 34 लाख एकड़ जमीन आबाद कर रहा था, आज उसकी खरीफ और रबी दोनों मौसमों को मिला ले तो वो 72 लाख एकड़ जमीन आबाद कर रहा है। अब तो वो भी मुमकिन नहीं है, दरिया के अंदर जो वो रेत उड़ रही है। इस वक्त बदतरीन पानी की कमी है, बहुत से अजला में पानी बिल्कुल है ही नहीं, ज़राअत तो दूर की बात है।
तो उसके बाद भी जब ये सिंध माहिदा हुआ तो उसकी वायोलेशंस का सिलसिला रुका नहीं। ये आज क्यों सिंध चीख रहा है, ये क्यों सिंध बिल्कुल एक समझें कि तमाम खौफ की जो हुदूद है वो सब तोड़ के, वो हिसार तोड़ के बाहर आ गए हैं, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर क्यों आए हैं, उसका ये पस मंजर मैं बता रहा हूं आपको। 60 में जो सिंध माहिदा हुआ, पिछले सारे माहिदे आपने खत्म कर दिए, किसी को मानते नहीं है। 1968 में अख्तर हुसैन कमेटी बनी इन्हीं शिकायत की बुनियाद पर। 70 में 1970 में फजले अकबर कमीशन बना, 1976 में अनवारुल हक कमीशन बना, 1983 में जस्टिस हलीम कमीशन बना। ये तमाम के तमाम कमीशंस की रिपोर्ट देख लीजिए, सिफारिशात देख लीजिए, और ये बदतरीन तारीख देख लीजिए कि उन तमाम कमीशंस के फैसलों की किस तरह मुसलसल बतदरीज और लामुतनाही वायोलेशंस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये पस मंजर है। 1991 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, PMLN की, और एक मायदा किया गया पानी, सिंध मुल्क के अंदर पानी का। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस जमाने में भी सिंध के लोगों ने एहतजाज किया था कि वो नाजायज था। सिंध में जाम सादी की डमी हुकूमत थी, अपनी ही डमी हुकूमत से एक शख्स की एक सीट है, उसको आपने वजीर आला बनाया था इसीलिए ताकि वो उससे फैसले करवा सके। अब आपने तब्दील किया है कि अब अक्सरती हुकूमतें हों, उनसे फैसले करवाएं। 1991 का अकॉर्ड सिंध को मंजूर नहीं था। अलमिया देखिए, सिंध की महरूमी की सूरत हाल देखिए कि अब वो सिंध जिसने 1991 के अकॉर्ड को रद्द किया था, अब वो सिंध कह रहा है कि भाई कम से कम उसी पे अमल कर लो, 1991 के अकॉर्ड पे अमल कर लो। ये जो इरसा का इदारा है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये 1991 के उस मायदे का नतीजा था। आज तक उस पर वो इदारा फरीक है पंजाब के रूलिंग क्लास का, उनका हथकंडा है। इरसा के सारे सिंध से मेंबर जो है वो चीखते रहे, कहते रहे। अब भी जो मेंबर है इरसा के अंदर वो यही कह रहे हैं, एहसान लकारी साहब, कि भाई कोई सुन नहीं रहा। तो कोई मुल्क है, कोई फेडरेशन है, कोई आइन है, कोई कानून है, कोई उसूल है, ये किस तरह आप मुल्क को चला रहे हैं। और मैं आपको कुछ मिसालें दे दूं, बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिसालें दे रहा हूं। 1990 में IUCN ने रिपोर्ट दी थी कि जो सिंध के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जंगलात है, वो दुनिया के 6th लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, और उस जमाने में 6.5 लाख एकड़ पर मुहित हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट थे। और जब ये जो अक्सर वापडा और ये जाहिल और बदनीयत लोग कहते हैं कि सिंध में पानी जाया हो रहा है समंदर में, ये दुनिया जहान में जहां दरिया और समंदर की आपस में मिलाप होता है, वो उस वहां के इकोलॉजिकल ऑर्डर का ये हिस्सा है, उसकी जरूरत है, नागुज़ीर जरूरत है। और IUCN ने कहा था कि उसूलन तो ये चाहिए कि वहां 24 MAF पानी, 24 से 27 MAF पानी जाना चाहिए, लेकिन चूंकि पानी की कमी थी तो कहा गया कि आप 10 MAF पानी सालाना मिलेंगे। आप ANG अब्बासी साहब की रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, सारे डेटा उठा के देख लें, इरसा का डेटा उठा के देख लें, बताइए कि 1991 के अकॉर्ड के बाद समंदर में कितना पानी गया है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह है कि सी इंट्रूजन हुआ है, डेल्टा बर्बाद हो गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, वो जो 6th लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, अब जाकर वो 70,000 से भी कम रह गए हैं एकड़ पर। और वहां पे फिशिंग है, वहां पे पूरी एक इकोनॉमिक सरगर्मी है, सब चीजें हैं, वो सब कुछ वहां बर्बाद हुआ है। 24 लाख एकड़ जमीन समंदर ठट्टा बदीन की खराब कर चुका है, और उनमें से 13 लाख से एकड़ से ज्यादा जमीन समंदर निगल चुका है। ये नताइज है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर परवेज मुशर्रफ के जमाने में, मैं बार बार कहता रहा हूं, परवेज मुशर्रफ ने गुंडागर्दी करते हुए, उसने दहशत अपने एक फैलाकर और अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल करके, ना उसने सूबा सिंध को PC1 भेजा,
ना उसने CDWP में मामला भेजा, ना एक्निक से मंजूर करवाया। किसी भी आईनी फोरम पे मामला ले जाए बगैर। वो अलग बात है कि आईनी फोरम की भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या वक़्त है। ग्रेटर थल कैनाल बना दिया गया, कालाबाग डैम नहीं बनने दिया सिंध के लोगों ने, लेकिन ग्रेटर थल कैनाल। और ग्रेटर थल कैनाल किसके लिए था? क्या वो थल के इलाकों के बेजमीन किसानों के लिए था? क्या वो वहां के गरीब लोगों के लिए था? नजम सेठी साहब की उस जमाने की डेली टाइम्स में और फ्राइडे टाइम्स में रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि वो 15 लाख एकड़ जमीन जिसको सैराब करने के लिए आपने थल कैनाल बनाया था, वो फौजियों को दी गई। और जाहिर है कि ये फौजी को, आम सिपाहियों को तो नहीं दी होगी। तो क्या अब हमारे फौजी अफसरान को जागीरदार बनने का भी शौक है? इंडस्ट्री सारी आपके पास, सनत आपके पास, रिहायशी कॉलोनियां आपके पास, पानी की बोतलें बेचने से सारे बिजनेस पड़े आपके पास। अब जमींदारी रह गई थी जो, वो भी आप लोग करेंगे। वो कैनाल बना दिया गया, नहीं सुनी गई सिंध की। अब मैं बात खत्म कर रहा हूं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। कि ये तनाजुर है आज की सिंध की जद्दोजहद का, इस स्ट्रगल का, कि बजाय कि आप सिंध के कंसर्न्स को महसूस करें, सिंध की आवाज को महसूस करें। फेडरेशन का दूसरा बड़ा सूबा है, दूसरी बड़ी आबादी है, दूसरी बड़ी इकोनॉमी तो उसकी नंबर 1 है, ज़राअत में दूसरे नंबर पे है वो। उस सूबे के लाखों करोड़ों लोगों की आवाज को आप सुनना नहीं चाह रहे, और अभी तक आप बजिद हैं। और ये वफाकी वज़रा और पंजाब हुकूमत के तर्जमान और फेडरल हुकूमत के तर्जमान अपनी जाहिलाना और बदनीयत अंदाज से, हतक आमीज अंदाज से वो सफाइयां पेश कर रहे हैं कि जमानत थी। कौन सी जमानत? मैं पहले कह चुका हूं, ये सारी तारीख है आपकी जमानतों की। 1974 में बने थे, भुट्टो साहब की हुकूमत थी, चश्मा, जहलम और तोसा पंजनद कैनाल्स। कहा गया था कि फ्लड कैनाल्स होंगे, आज तक बह रहे, अब तक मुस्तकिल कैनाल बन चुके हैं। है किसी की ताकत? किस अदालतों की मजाल है, हुकूमतों की मजाल है, असेंबलियों की मजाल है, काबीनाओं की मजाल है, किसी की मजाल नहीं इस हठ धर्मी और जबर के सामने। वो बह रहे। अब आप कह रहे हैं कि आप 46 लाख एकड़ जमीन गैर आबाद एक तरफ आबाद करेंगे कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे। तो अगर आपके पास जमीनें हैं तो किसानों को दीजिए ना, उनको कर्जे दीजिए छोटे, उनको सब्सिडी दीजिए, पंजाब में भी दीजिए, यहां भी दीजिए, पूरे मुल्क में दीजिए, ताकि इस मुल्क में सस्टेनेबल एक ज़राअत का सिलसिला आगे बढ़े। लेकिन आप अपने किसानों को नहीं देंगे, अपने लोगों को नहीं देंगे, आप कंपनियों को देंगे, सिक्योरिटी अपने पास रखेंगे, और ना सुनेंगे असेंबलियों की, ना सुनेंगे हुकूमतों की, ना सुनेंगे अवाम की, ना शहरियों की, ना लाखों करोड़ लोगों की। इसी तरह आप कह रहे हैं कि ये जो ग्रेटर चोलिस्तान कैनाल है, मैं इस पर बात कर चुका हूं, बहुत से माहिरीन बात कर चुके हैं। हसन अब्बास साहब तो ये कह रहे हैं ना कि ये नाकाम मंसूबा, हिंदुस्तान पहले भी कर चुका है, यहां भी नाकाम होगा। नाकामी का सवाल तो बात का है, पहले तो जवाब बताइए ना। आप 62 लाख एकड़ जमीन आबाद करेंगे गैर आबाद, वो भी रेत की, और वो आप कह रहे हैं कि आप सतलज से पानी लेंगे, और सतलज जो आप दरिया बेच चुके 60 में, और हर 10 साल के बाद एक दफा सैलाब आता है तो 10 साल इंतजार करेंगे आप, और 10 सालों के में अंदर वो दरिया आपका है नहीं, वो दरिया हिंदुस्तान का है। जो फ्लड में थोड़ा बहुत पानी आता, उस थोड़े बहुत 10 साल के बाद आए हुए पानी के बलबोते पर आप ये 62 लाख किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? 21वीं सदी है। इसलिए ये जो मेरे दोस्त कह रहे थे पंजाब से कि हमें बताइए कि सिंध की इस मज़ाहमती आवाज के पीछे जो सिंध का दर्द है, जो दुख है, जो सिंध की तबाही और बर्बादी हुई है, उसकी दास्तान क्या है। मैंने चंद मिसालें दी हैं, ये दास्तान बहुत बड़ी है। इस मुल्क का कोई भी फोरम, मैं आखिर में कह रहा हूं, पंजाब हुकूमत को कह रहा हूं, फेडरल गवर्नमेंट कह रहा हूं, इस मुल्क के किसी भी फोरम पे सिंध के माहिरीन के साथ, सिंध के लीडरशिप के साथ बैठिए, आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए सिंध के लोगों को कोई बोगस जमानत नहीं चाहिए। सिंध के लोगों को यह फैसला चाहिए कि यह कैनाल रद्द हो और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर
जमीनों की लूट खसीट बंद की जाए और इस मुल्क में जो मुआशी बहरान है उसको हल करने के लिए ऐसे मुतबादिल मुआशी मंसूबे बनाए जाए जो माहौल दोस्त हो, किसान दोस्त हो, अवाम दोस्त हो, इंसान दोस्त हो, हयात दोस्त हो और जो सबके हक में हो और जिस पे सबका इत्तेफाक हो। और वो जाहिर है कि इस मुल्क के अक्सरियती किसान ही कर सकते हैं ज़राअत के, वही वारिस है। तो इसलिए ये जो सिंध के अंदर तहरीक है इसको महसूस कीजिए, इसकी सारी पस मंजर है। और मैं एक दफा फिर इस मुल्क के तमाम मीडिया को, इस मुल्क के तमाम फोरम्स को दावत देता हूं कि आप इन तमाम मौजूआत पर खुले मुकालमे करवाइए। हम तैयार हैं, सिंध के माहिरीन तैयार हैं, सिंध के कारकुनान तैयार हैं, लोग तैयार हैं, सियासी लीडरशिप तैयार है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस अंदाज से आप इन लाखों करोड़ों लोगों की तहरीक को नजरअंदाज करके बना लेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे सिर्फ और सिर्फ आप इस मुल्क में पहले से ही जो फ्रेजाइल एक सोसाइटी है, तकसीम शुदा सोसाइटी है, उसको मजीद तकसीम करेंगे और शीरादा बिखेर देंगे पाकिस्तान के अंदर जो बराए नाम वफाकियत का निज़ाम है उसका।